हुआ था। हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं। कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके चाहे नेता लोग रुके। आज इस ढांचे को गिराना। नमस्ते दोस्तों, 140 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर लगभग कंप्लीट हो चुका है। 22 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और हर भारतीय की तरह मेरे लिए भी एक बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा जो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन एज एन इंडियन आपके लिए जानना ज़रूरी है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अयोध्या डिस्प्यूट की ओरिजिन क्या है, इसने इंडियन सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर को ओवर द टाइम कैसे इम्पैक्ट किया है, और अयोध्या के बाबरी मस्जिद कंपाउंड में ये जो राम मंदिर बनाने का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसके पीछे का साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल बेसिस क्या है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ और ले चलता हूँ मैं आपको राम मंदिर के रोमांचक सफर पे। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े विवादों और प्रदर्शन की हिस्ट्री तो बहुत ही लंबी है, लेकिन इस दिशा में पहला लीगल केस किया था 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महंत श्री रघुवर दास जी ने। 25 मई 1885 रघुवर दास जी ने फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी कि बाबरी मस्जिद कंपाउंड के बाहर जो श्री राम चबूतरा है वहाँ वो श्री राम का एक मंदिर बनाना चाहते हैं ताकि भक्तों को पूजा पाठ में आसानी हो। उस समय के डिस्ट्रिक्ट जज कर्नल शेमियर ने इस अपील को रिजेक्ट तो कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ एक रिमार्क दिया था कि हिंदुओं के इतने सेक्रेट जगह पे एक मस्जिद का उपस्थित होना अपने आप में गलत है। आज़ादी के बाद 13 नवंबर 1947 को जब देश के उप प्रधानमंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी देशवासियों से सोमनाथ में भव्य मंदिर बनाने का वादा करते हैं, तो लोगों को इस बात की भी आस जगी कि देर सवेर अयोध्या में भी भव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर कराया जाएगा। लेकिन जब अगले 2 सालों तक सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया, तो 22 दिसंबर 1949 की रात कुछ अद्भुत हुआ। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एक क्लेम करते हैं कि बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई है। 23 दिसंबर की सुबह जब मंदिर से घंटियों और पूजा की आवाज़ आने लगती है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग वहां जमा होने लगते हैं। इस इंसिडेंट की FIR रिपोर्ट में ऑन ड्यूटी कांस्टेबल माता प्रसाद बताते हैं कि जब वो सुबह 8 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी के लिए बाबरी मस्जिद पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि 50-60 हिंदुओं के ग्रुप ने मस्जिद के मेन डोर पे लगे लॉक को तोड़ दिया है और मस्जिद के मेन डोम के अंदर जाके भगवान राम की मूर्ति स्थापित कर दी है। इस FIR के रिस्पांस में पुलिस मस्जिद के मेन गेट को सेम डे ही लॉक कर देती है, लेकिन भगवान राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर ही रह जाती है। 18 जनवरी 1950 विश्व हिंदू परिषद के गोंडा जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद सिविल कोर्ट में अपील करते हैं कि हिंदू भक्तों को बाबरी मस्जिद के इनर कोर्टयार्ड से रामलला की मूर्ति के पूजन करने की अनुमति दी जाए। इसके जवाब में तुरंत ही सिविल कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर रिलीज करता है कि हिंदू भक्त बाबर मस्जिद के इनर कोर्टयार्ड में जाकर पूजन कर सकते हैं। अब अगले 25-30 सालों में इससे रिलेटेड 5 और सूट्स फैजाबाद सिविल कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। पहला सूट तो गोपाल सिंह विशारद जी का था। 25 मई 1950 को राम जन्मभूमि न्यास के हेड परमहंस रामचंद्र दास जी ऐसा ही एक दूसरा सूट फाइल करते हैं। इसके 9 साल बाद 17 दिसंबर 1959 को तीसरा सूट निर्मोही अखाड़ा के द्वारा फाइल किया जाता है। वो अपील करते हैं कि विवादित ढांचे का मैनेजमेंट नगर महापालिका से लेकर उन्हें दे दिया जाए। इसके 2 साल बाद 18 दिसंबर 1961 को चौथा सूट सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा फाइल किया जाता है। उनका क्लेम होता है कि बाबरी मस्जिद कंपाउंड से श्री राम की मूर्ति को हटाया जाए और मस्जिद का मैनेजमेंट उन्हें सौंप दिया जाए। 20 मार्च 1963 को फैजाबाद सिविल कोर्ट ये फैसला करती है कि हिंदू कम्युनिटी के इंटरेस्ट को कुछ चुनिंदा लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और वो हिंदू महासभा, आर्य समाज और सनातन धर्म सभा को हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करती है। 1 जुलाई 1989 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फॉर्मर जज देवकी नंदन अग्रवाल 5वां सूट फाइल करते हैं। ये सूट वो रामलला विराजमान के बिहाफ पे ही एज हिज फ्रेंड फाइल करते हैं। उनका क्लेम होता है कि डिस्प्यूटेड साइट की पूरी कस्टडी रामलला को ही दी जाए। अब ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडियन लॉ में रिलीजियस प्लेसेस की डेइटीज को एज ए पर्सन ट्रीट किया जाता है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ शिया वक्फ बोर्ड भी इस केस में डिफेंडेंट बनकर शामिल हो जाता है।
अब 1950 से 1990 तक कोई भी फैसला ना हो पाने की स्थिति में और कोर्ट से बस तारीख पे तारीख मिलने के कारण 1983 में विश्व हिंदू परिषद के नेता अपनी मीटिंग में राम मंदिर निर्माण के लिए एक जन आंदोलन कराने की प्लानिंग करते हैं। और इसी संदर्भ में 1984 के लोकसभा इलेक्शन से पहले 7 और 8 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद एक धर्म संसद का आयोजन करती है। यहाँ राम मंदिर के निर्माण की बात उठाई जाती है और सीतामढ़ी से अयोध्या तक के रथ यात्रा की प्लानिंग भी की जाती है। लेकिन अक्टूबर में इंदिरा गांधी की हत्या और उससे देश के हालात बिगड़ने के कारण इस रथ यात्रा को टाल दिया जाता है। अब अगले कुछ सालों तक हिंदू मुस्लिम रिश्तों को लेकर जमकर राजनीति की जाती है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट शाहबानो केस में जजमेंट देती है कि तलाक की स्थिति में मुस्लिम महिला को भी अपने पति से मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। अब मुस्लिम्स जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत गवर्न होते थे, उनके अंदर इस जजमेंट के कारण बहुत गुस्सा भर जाता है और मुस्लिम वोट्स को ना गंवाने के लिए राजीव गांधी सरकार मुस्लिम वुमेन एक्ट लेकर आती है, जिसके अनुसार मेंटेनेंस अमाउंट को 3 महीने तक लिमिट कर दिया जाता है और अगर मजिस्ट्रेट को सही लगे तो वो मेंटेनेंस अमाउंट को 3 महीने के आगे कंटिन्यू कर सकता है। और हिंदू पक्ष को अपनी ओर मिलाने के लिए 31 जनवरी 1986 को फैजाबाद सिविल कोर्ट में उमेश चंद्र पांडे नामक वकील द्वारा एक मुकदमा दायर किया जाता है। एक्चुअली में देयर वाज नो ऑर्डर और ना कहीं कोई ऐसा था रिकॉर्ड जिससे ये हो कि साहब इस पे लॉक लगा दिया जाए। ये पता नहीं कैसे लग गया और लगा रह गया। तब मेरे दिमाग में आया कि इसको जो है ये मूव किया जा सकता है। इस मुकदमे में यह अपील की जाती है कि बाबरी मस्जिद के मेन डोम के अंदर स्थित रामलला की मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाए। मात्र एक दिन के अंदर 1 फरवरी को फैजाबाद के डीएम और एसपी दोनों फैजाबाद कोर्ट में आकर गवाही दे देते हैं कि इससे अयोध्या की लॉ एंड ऑर्डर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ही घंटों में अदालत का फैसला भी आ जाता है कि विवादित ढांचे के दरवाजे हिंदुओं के लिए खोल दिए जाएं। इस आदेश से बौखलाकर मुस्लिम लीडर्स 6 फरवरी 1986 को लखनऊ में मिलते हैं और अपने एफर्ट्स को यूनिफाई करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन करते हैं। 1989 में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले थे और बीजेपी किसी भी कीमत पे हिंदू वोट्स को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहती थी। 11 जून 1979 को बीजेपी अपने पालमपुर रेजोल्यूशन में डिक्लेयर करती है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को उसका पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इसके अगले ही दिन 12 जून 1989 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ये निर्देश जारी करती है कि राम मंदिर विवाद से जुड़े उस सारे केसेस को वो अपने पास ट्रांसफर कर रही है और इसकी सुनवाई के लिए वो एक 3 जजेस की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इलेक्शन से पहले जल्दी में राजीव गांधी गवर्नमेंट विवादित ढांचे के पास राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत भी दे देती है और 9 नवंबर 1989 को श्री राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया जाता है। इससे समूचे उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव फैल जाता है और उससे होने वाले दंगों में 800 लोगों की मौत हो जाती है। 1989 इलेक्शंस में क्लियर हो जाता है कि राम मंदिर निर्माण को अपना चुनावी मुद्दा बनाने से बीजेपी को बहुत फायदा हुआ है। 85 के इलेक्शंस में मात्र 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 1989 के इलेक्शंस में 89 सीट्स जीतकर लोकसभा में आती है। बीजेपी के समर्थन से जनता दल की सरकार बनती है और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। देश के हालात स्थिर होने पर आडवाणी जी ये घोषणा करते हैं कि वो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू करने वाले हैं और 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से आडवाणी जी की रथ यात्रा निकल जाती है। इस रथ यात्रा के आयोजन और उससे रिलेटेड कामों में 40 साल के नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। 14 अक्टूबर 1990 को ये यात्रा दिल्ली पहुंचती है। हजारों लोग भगवे रंग का झंडा लेकर इस यात्रा का स्वागत करते हैं। इस रथ यात्रा को लोग इतना पवित्र मानते हैं कि रथ जहां जहां से गुजरता है लोग उसे छूने का प्रयास करते हैं और अगर नहीं छू पाते हैं तो जिस जमीन से चलकर ये रथ गुजरा है वो उस जमीन को प्रणाम करते हैं। इस भीषण जन सैलाब को देखकर बीजेपी को यह महसूस होता है कि राम मंदिर ही वो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि टुकड़ों में बटे हुए हिंदू समाज को एकजुट कर सकता है। दिल्ली से ट्रेन के रास्ते 18 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी बिहार के धनबाद पहुंचते हैं। धनबाद से रांची, रांची से रामगढ़ और रामगढ़ से गया होते हुए 21 अक्टूबर को आडवाणी जी का रथ पटना पहुंच जाता है। पटना में भी आडवाणी जी के रथ का बहुत जोरों शोरों से स्वागत होता है और जनता के इस सपोर्ट को देखकर जनता दल के लीडर्स में भी खलबली मच जाती है कि कहीं राम मंदिर के मुद्दे पे
बीजेपी उनके अल्पसंख्यक वोट्स को ना अपने कब्जे में ले ले। 23 अक्टूबर को आडवाणी जी का रथ बिहार के समस्तीपुर से उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रवेश करने वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी का संसदीय क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश था। तो अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी आडवाणी जी के रथ को रोक देते हैं तो इसका सारा श्रेय मुलायम सिंह यादव जी को चला जाएगा, लेकिन आडवाणी जी के रथ को रोकने का श्रेय वीपी सिंह जी अपने पास ही रखना चाहते थे। वीपी सिंह जी बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को फोन लगाते हैं कि आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, और सुबह के 3 बजे समस्तीपुर के डीएम आरके सिंह जी आडवाणी जी को गिरफ्तार करवा देते हैं। We were anticipating it. They arrested us at about 3 o'clock at night, took us by helicopter to a distant place and kept us there. एक साइड नोट पे बता देता हूं कि यही आरके सिंह जी आज हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। आडवाणी जी की गिरफ्तारी से देश भर में लोग आक्रोशित थे। जनता का इतना सपोर्ट देखकर दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार गिराने में बीजेपी ने एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन देश के हालात देखते हुए राष्ट्रपति जी ने वीपी सिंह से अपना कार्यकाल कंटिन्यू रखने को कहा। अब पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की पूरी संख्या अयोध्या पहुंच जाती है। आडवाणी जी की गिरफ्तारी से नाखुश सारे कर सेवक अयोध्या की गलियों में नारे लगाने लगते हैं। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन अपनी बढ़ती हुई संख्या को देखकर कार सेवकों का हुजूम आक्रामक हो जाता है। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले बरसाती है और लाठी चार्ज करती है। इसी बीच एक साधु महाराज एक बस को हाईजैक कर लेते हैं और उसे पूरी गति में दौड़ाते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं और विवादित स्थल के अंदर घुसा देते हैं। इस भीड़ को रोकने के लिए मुलायम सिंह जी पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। पुलिस की फायरिंग में अयोध्या में 28 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, और इसी घटना के बाद मुलायम सिंह जी को मुल्ला मुलायम की उपाधि दी जाती है। सारे कार सेवक सिर्फ जय श्री राम कह रहे थे और उनके हाथ में ढेला भी नहीं था 90-91 में, और वो गोली से मारे गए। मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ, लेकिन कानून तोड़ के या राम की जो पुरुषोत्तम, तो उनकी व्यवस्था को तोड़ के, कानून को तोड़ के, मर्यादा को तोड़ करके कोई काम होगा तो क्या भगवान राम को ये पसंद होगा? पूरे देश में मुलायम सिंह और वीपी सिंह सरकार की थू-थू होने लग जाती है, और राजीव गांधी मौके का फायदा उठाकर जनता दल फैक्शन के एक लीडर चंद्रशेखर को इनवाइट करते हैं कि कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करने को तैयार है और वो देश में सरकार बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ये 1990 से 91 का समय है। 1991 में ही हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जब आरबीआई को गोल्ड एयरलिफ्ट करना पड़ा था बैंक ऑफ इंग्लैंड और दूसरे यूरोपियन देशों के पास, ताकि वो अपने इंपोर्ट्स के लिए लोन ले सके। और इस सीक्रेट एयरलिफ्ट को ऑथराइज करने वाले प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जी ही थे। इस समय देश में कंटिन्यूअस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कम्युनल वायलेंस के कारण मूडी हमारे देश की सॉवरेन रेटिंग को बहुत गिरा देता है, और किसी भी तरह की फॉरेन एड या फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए देश को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अयोध्या विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए चंद्रशेखर जी विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों को दिल्ली में एक टेबल पे बुलाते हैं, लेकिन कई महीनों तक चली चर्चा के बाद भी इन दोनों पक्षों के हार्ड लाइन रवैये के कारण कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। इसके कुछ समय बाद ही इलेक्शन कैंपेन के दौरान राजीव गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और सिंपैथी वोट्स के जरिए देश में एक बार फिर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जी देश को आर्थिक विपदा से तो बचा लेते हैं, लेकिन अयोध्या मुद्दा अभी तक अनसुलझा ही रहता है। कार सेवकों पे गोली चलवाने के कारण मुलायम सिंह जी यूपी में चुनाव हार जाते हैं, और बीजेपी की तरफ से कल्याण सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं। और मुख्यमंत्री बनते ही अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह जी अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करते हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत। सरकार ये जमीन राम मंदिर न्यास नामक एक ट्रस्ट को लीज पे दे देती है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। डिस्प्यूटेड एरिया को छोड़कर बाकी एरिया को राम मंदिर न्यास समतल करने में लग जाता है, ताकि वहां पर भविष्य में राम मंदिर का निर्माण कराया जा सके। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी
और दूसरे मुस्लिम फैक्शंस इस एक्ट को 6 रिट पिटीशंस के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। 11 दिसंबर 1991 को इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात को तो मान लेती है कि वो 2.77 एकड़ जमीन सरकार की ही है, लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन करने से रोक देती है। 9 जुलाई 1992 को इस समतल किए गए स्थान पे सर्वदेव अनुष्ठान करके कार सेवकों का दोबारा आह्वान किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ये वादा करते हैं कि वो 3 महीने के अंदर अयोध्या विवाद का कोई हल निकाल लेंगे। इससे कार सेवा को थोड़ी समय के लिए रोक दिया जाता है और कार सेवकों को वापस भेज दिया जाता है। 30 अक्टूबर 1992 को नरसिम्हा राव जी हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के नेताओं से मिलते हैं, लेकिन एक बार फिर से इन मीटिंग्स का कोई रिजल्ट नहीं निकलता है और वीएचपी के नेता ये ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा दिवस के रूप में अयोध्या में मनाया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह केंद्र सरकार को आश्वासन देते हैं कि भीड़ को विवादित ढांचे के आसपास फटकने भी नहीं दिया जाएगा। कार सेवा दिवस से एक दिन पहले 5 दिसंबर 1992 को लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उमा भारती और बीजेपी के कई दिग्गज नेता लखनऊ में जमा होते हैं और राम मंदिर से रिलेटेड उत्तेजित भाषण देते हैं। 6 दिसंबर 1992 को 1.5 से 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी अयोध्या आते हैं। कहते हैं कि अपनी पहचान छुपाने के लिए उमा भारती जी ने अपना सर मुंडवाकर अयोध्या में प्रवेश लिया था। क्या पूर्ण संयम नियम का पालन करेंगे? शांति बनाए रखेंगे? बेकारी को जैसा धर्माचार्य करेंगे वैसा ही करेंगे। 11:30 बजे के आसपास भीड़ उग्र होकर पहले गुंबद पे चढ़ जाती है और 1 बजे के बाद सभी कार सेवक अंदर घुस जाएंगे मंदिर के अंदर अभी, और 1:55 तक पहला गुंबद गिरा दिया जाता है। इसके मलबे में कई सारे कर सेवक घायल भी हो जाते हैं, लेकिन भीड़ का मनोबल इतना बढ़ चुका होता है कि उसे कोई रोक नहीं पाता है। शाम 5 बजे तक तीसरा और आखिरी गुंबद भी गिरा दिया जाता है और इसी के साथ बाबरी मस्जिद का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाता है। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद वहां पे एक छोटा सा मंदिर बनाकर रामलला की एक मूर्ति को भी स्थापित कर दिया जाता है। हमने गोली खा करके मंदिर को मैंने कब्जा किया, तोड़ दिया, तो तोड़ करके हमने चाहे जो कुछ हो जाए लाठियां सहते भी रहे और हम तोड़ते भी रहे। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूं। कल्याण सिंह जी इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे देते हैं और यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। दूरदर्शन के जरिए धीरे धीरे ये खबर देश के दूसरे शहरों में भी फैलती है और मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहरों में भी सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में देश भर में 2000 के आसपास लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मुंबई पे पड़ा था। मुंबई में कुल मिलाकर 900 लोगों की मौत होती है और बाबरी मस्जिद के गिराने के जवाब में ही 1993 में मुंबई में 13 सीरियल ब्लास्ट किए जाते हैं। इन धमाकों में 350 लोगों की मौत होती है और हजारों लोग घायल होते हैं और पूरा देश हिल कर रह जाता है। इसके बाद अगले 8 सालों तक देश में शांति रहती है। 2001 में देश में बीजेपी की सरकार थी। विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार को एक अल्टीमेटम देती है कि अगर उसने राम मंदिर मुद्दे का निपटारा नहीं किया तो विश्व हिंदू परिषद अपने आप ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू कर देगी। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजेस की बेंच राम मंदिर मामले की सुनवाई एक बार फिर से शुरू करती है। 15 अक्टूबर 2002 को विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए अपने कार्यकर्ताओं को अयोध्या बुला लेती है और यही कार्यकर्ता जब कर सेवा करके साबरमती एक्सप्रेस के जरिए वापस अहमदाबाद जा रहे थे तो मुस्लिम समुदाय के भड़के हुए लोग इस ट्रेन को गोधरा में रोकते हैं और ट्रेन के S5 और S6 कोच में आग लगा देते हैं। जब तक फायर ब्रिगेड इस आग पर काबू पाती है तब तक इन कोचेज में मौजूद 59 कार सेवकों की मौत हो जाती है। इसके जवाब में ही गुजरात में सबसे ज्यादा विवादित दंगे भड़क जाते हैं, जिसमें कई लोगों की मौत और कई लोग अपने घर संपत्ति को खो देते हैं। फाइनली 5 मार्च 2003 को इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस डिस्प्यूटेड साइट की खुदाई का आदेश देती है।
एएसआई की 14 सदस्यीय टीम 22 अगस्त 2003 को अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप देती है। अगले 7 सालों तक एएसआई की रिपोर्ट और हिंदी, पर्शियन, उर्दू और तमाम भाषाओं के देशी और विदेशी दस्तावेजों को जांचने के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाती है। हाईकोर्ट 2.77 एकड़ के विवादित स्थल को हिंदू, मुस्लिम और निर्मोही अखाड़ा के बीच में बराबर बराबर बांटने का फैसला करती है। इसमें बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद, जहां रामलला की मूर्ति स्थापित थी, वो हिंदुओं को देने का फैसला किया जाता है और राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडार का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को देने का फैसला किया जाता है। लेकिन हिंदू, मुस्लिम और निर्मोही अखाड़ा ये तीनों ही पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं थे और इसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पे स्टे ऑर्डर लगा देती है और अयोध्या में यथास्थिति मेंटेन करने का ऑर्डर देती है। अगले कई सालों तक कई और सिविल सोसाइटीज, डिफरेंट एग्रीव पार्टीज इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील पे अपील दायर करते रहती हैं। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट इस मामले का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट प्रपोज करती है। अब 2019 तक हिंदू, मुस्लिम, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, अलग अलग एग्रीड पार्टीज के बीच में नेगोशिएशंस चलते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी कोई फैसला नहीं निकल पाता है। फाइनली 8 जनवरी 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती है अयोध्या मुद्दे की सुनवाई करने के लिए। लेकिन जस्टिस यूयू ललित अपने आप को इस केस से रिक्यूज कर लेते हैं और फाइनली 25 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट उन 5 जजेस को फाइनलाइज करती है जो राम मंदिर केस की सुनवाई करेंगे। पहले ये बेंच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज FM कलीफुल्ला के अंदर एक मीडिएशन पैनल बनाती है और ये मीडिएशन पैनल फैजाबाद स्थित अवध यूनिवर्सिटी में हिंदू और मुस्लिम को बिठाकर मामले को सुलझाने की कोशिश करती है। लेकिन 7 राउंड्स ऑफ डिस्कशन होने के बाद भी जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये अनाउंस करती है कि 6 अगस्त 2019 से इस मामले की सुनवाई होगी। 40 दिनों तक इस मामले पे सुनवाई होने के बाद 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट सारे आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करती है और अपना जजमेंट रिजर्व करती है। 9 नवंबर 2019 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी डिस्प्यूटेड साइट हिंदुओं को दे दी जाए ताकि वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट सरकार को यह आदेश भी देती है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के एक प्रोमिनेंट लोकेशन पे 5 एकड़ जमीन अवेलेबल कराई जाए ताकि वहां पे एक मॉस्क का निर्माण कराया जा सके। अब गौर करने वाली बात यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को ही दी है और विश्व हिंदू परिषद या निर्मोही अखाड़ा जैसे किसी भी अन्य पार्टी का क्लेम निरस्त कर दिया है। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में यह घोषणा करते हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए वो एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। इसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इस पूरे मामले में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए निर्मोही अखाड़ा को प्रिविलेज दिया जाता है कि इस ट्रस्ट का एक मेंबर वो नॉमिनेट करेगी। देश में कोविड लॉकडाउन रिलैक्स होते ही 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की आधारशिला रखते हैं और मात्र 4 सालों के अंदर 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि एएसआई की डिटेल्ड रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। ये कोर्ट की कस्टडी में है, इसलिए इसमें मेंशन्ड तथ्यों को पब्लिक डोमेन में डिस्कस करना अभी संभव नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अयोध्या साइट पे पहली प्रोमिनेंट एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बीबी लाल ने 1976 से 80 के बीच में की थी। इस एक्सकेवेशन की भी पूरी रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन एएसआई के फॉर्मर रीजनल डायरेक्टर और डॉक्टर बीबी लाल के टीम मेंबर डॉक्टर के मोहम्मद ने 2018 में बताया था कि एएसआई की टीम ने अपने पहले एक्सकेवेशन में एक ब्रिक प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई किया था जो एक प्री एग्जिस्टिंग टेंपल के पिलर्स को सपोर्ट कर रहे थे। मिस्टर मोहम्मद ने यह भी बताया कि मंदिर के पिलर्स बाबरी मस्जिद के वॉल्स में एम्बेडेड थे। ये पिलर ब्लैक बेसाल्ट स्टोन के बने हुए थे और इनके बॉटम पे पूर्ण कलश अंकित था। ये पूर्ण कलश प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक थे और इंडियन हिस्ट्री में ये 11th और 12th सेंचुरी के टेंपल्स में बहुत प्रोमिनेंट थे। तो हम लोगों ने वहां जब जाके देखा, अंदर जब गया तो वो मस्जिद का जो जितने भी पिलर्स थे वो सब जो ना मंदिर का पिलर था।
1980 की अपनी स्टडी में एएसआई को ऐसे एक दो नहीं बल्कि 14 पिलर्स मिले थे और 1992 में बाबरी मस्जिद के गिर जाने के बाद यह सबूत उसके साथ ही दब गया। 2003 की एएसआई की एक्सकेवेशन में उन्हें वेस्टर्न वॉल के पास में 50 ऐसे पिलर बेस मिले थे जो कि एक बहुत ही भव्य मंदिर की ओर इशारा करते थे। हालांकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा जिक्र नहीं किया है कि अपनी एक्सकेवेशन में उन्हें एक मंदिर मिला है, लेकिन उन्होंने ये जरूर मेंशन किया है कि ये जो भव्य स्ट्रक्चर है ये नॉन मुस्लिम स्ट्रक्चर है। और इन सारी बातों को पुराणों और अलग अलग टेक्स्ट से रिजेंबल करते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम समुदाय ने भी तहे दिल से स्वीकारा है और यह भारत की अखंडता की ओर एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। फाइनली 140 सालों के इंतजार के बाद राम मंदिर लगभग तैयार होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि 22 जनवरी को अपने घर में दिए जलाकर श्री राम का स्वागत जरूर करें। आशा करता हूं कि एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।